नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशनल हब में। आज हम भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य हेतु प्रमुख भारतीय आचार्यों के विचार पढ़ने वाले हैं। काव्य हेतु के संबंध में भारतीय काव्य शास्त्र के अन्य प्रमुख आचार्यों के विचार इस प्रकार हैं। आचार्य भामा के विचार। आचार्य भामा ने काव्य के लिए प्रतिभा का महत्व असंदिग्ध रूप में स्वीकार किया है। उनका कथन है, गुरुपदेशाय ध्येतु तुम शास्त्रम जड़ धियोप्यालम काव्यम तु जायते जातु कश्चित प्रतिभा होता। अर्थात गुरु के उपदेश से मंदबुद्धि व्यक्ति भी शास्त्रों का यथेष्ट अध्ययन करके शास्त्रज्ञ बन सकता है, किंतु काव्य रचना तो किसी प्रतिभावान आदमी के वश की ही बात है। प्रतिभा का महत्व स्वीकार करते हुए भी भामा ने काव्य के लिए 6 साधन आवश्यक बतलाए हैं। शब्द, छंद, अभिधानार्थ, इतिहास कथा, लोक तथा युक्ति और कला। शब्द, छंदो, अभिधानार्थ, इतिहासत्रया कथा, लोको युक्ति, कलाश्चेति मंतव्या काव्ये वर्षी। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन 6 साधनों के लिए व्युत्पत्ति एवं अभ्यास का योगदान अनिवार्य है। आचार्य दंडी का मत। आचार्य दंडी ने काव्य के लिए नैसर्गिक प्रतिभा, विवेक युक्त शास्त्र ज्ञान तथा सतत अभ्यास इन काव्य हेतुओं को आवश्यक बतलाया है। उनका कथन है, नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहुनिर्मलम अमंदश्चाभियोगो अस्या कारणम काव्य संपदा। अन्यत्र आचार्य दंडी ने यह विचार व्यक्त किया है कि नैसर्गिक प्रतिभा की न्यूनता हो तो भी परिश्रम पूर्वक सरस्वती की उपासना एवं साधना द्वारा काव्य रचना की सामर्थ्य प्राप्त की जा सकती है। आचार्य वामन का मत। आचार्य वामन अलंकार को काव्य सौंदर्य का पर्यायवाची मानने तथा रीति को काव्य की आत्मा घोषित करने वाले आचार्य हैं। स्वभावतः उनके विचार में व्युत्पत्ति एवं अभ्यास की प्रधानता होनी चाहिए, किंतु कवित्व बीजम प्रतिभानम कहकर उन्होंने प्रतिभा को कवित्व का बीज माना है। इसके साथ ही उन्होंने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के प्रथम अधिकरण में संपूर्णतः व्युत्पत्ति और अभ्यास के महत्व पर प्रकाश डाला है। काव्यम सद दृष्टार्थ प्रीति कृति हेत्वात् कहकर वे समुचित काव्यबंध को ही प्रतिष्ठा एवं कृति का हेतु बतलाते हैं और कुकवित्व को एक भारी विडंबना की संज्ञा देते हैं। प्रतिष्ठा काव्यबंधस्य यशस्सा सरणिं विदु अकीर्तिवर्तिनी त्वेव कुकवित्वा विडंबनाम। निश्चय ही कुकवित्व की विडंबना से मुक्ति के लिए व्युत्पत्ति एवं अभ्यास आवश्यक है। काव्य के अंगों का विवेचन करते हुए वामनाचार्य 3 बातों का उल्लेख करते हैं। नंबर 1, लोक, विद्या और प्रकीर्ण। लोक का अभिप्राय स्थावर जंगमात्मक समस्त लोक व्यवहार के ज्ञान से है। विद्या के अंतर्गत शब्द अनुशासन, स्मृति, अभिधान कोश, छंद शास्त्र, कला शास्त्र, काम शास्त्र, दंड नीति इत्यादि के अध्ययन को उन्होंने आवश्यक ठहराया है। तीसरे वर्ग प्रकीर्ण के अंतर्गत उन्होंने लक्ष्यज्ञत्व, अभियोग अर्थात समुचित काव्यबंध की रचना हेतु उद्यम, वृद्ध सेवा तथा उनसे काव्योपदेश का ग्रहण, अवेक्षण अर्थात पदों का औचित्य, विवेक, प्रतिभा तथा अवधान को काव्य का आवश्यक हेतु माना है। वामन के
काव्यांग विवेचन को देखने से पता चलता है कि प्रतिभा को काव्य का आवश्यक हेतु मानते हुए भी उन्होंने काव्य को कला की श्रेणी में रखा है। उन्होंने काव्य कला की साधना के लिए व्युत्पत्ति एवं अभ्यास का भी महत्व स्वीकार किया है। काव्य हेतु के विषय में रुद्रट के विचार। आचार्य रुद्रट ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यालंकार में 3 काव्य हेतुओं का उल्लेख किया है, बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1 है शक्ति, नंबर 2 है व्युत्पत्ति, नंबर 3 है अभ्यास। ये आचार्य रुद्रट ने माना है। शक्ति को प्रतिभा का पर्यायवाची मानते हुए आचार्य रुद्रट का अभिमत है कि मन की एकाग्रता द्वारा अभिधेय के अनेक प्रकार से स्फुरण तथा अक्लिष्ट पदों की अनेक अपने आप उपलब्धि जिसके द्वारा संभव होती है वह शक्ति है। रुद्रट के शब्द हैं मनसि सदा सुषमाधीनि। आनंदवर्धन का मत है ध्वनिकार आनंदवर्धन ने जन्मजात एवं संस्कार रूप में विद्यमान प्रतिभा को काव्य का सबसे आवश्यक हेतु बतलाया है। इसके साथ ही वे चित्त की एकाग्रता अथवा अवधान को भी काव्य के लिए आवश्यक मानते हैं। उनके अनुसार जब तक चित्त का अवधान नहीं होता और ग्राह्य अर्थों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के अर्थों से चित्त की निवृत्ति नहीं होती, काव्य रचना संभव नहीं है। आनंदवर्धन के अनुसार काव्य प्रतिभा का अपूर्व स्मरण हेतु सहृदय को चमत्कृत करता है और यह तब तक संभव नहीं है जब तक कभी एकाग्र चित्त से अपने स्व में स्थित न हो। आनंद के अनुसार दूसरे के स्व से विरत तथा अपने स्व में स्थित सुकवि को अभीष्ट अर्थ ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, उसके पास तो सरस्वती की कृपा से यथेष्ट अर्थ स्वमेव प्रकट होता है। आनंदवर्धन के शब्द हैं परस्वादानेश्च विरत मनसो वस्तु सुकवे सरस्वत्येवेश घटयति यथेष्टम भगवती। इसकी व्याख्या करते हुए उनका अभिमत है कि इस स्थिति की उपलब्धि के लिए पुनर्जन्म के संस्कार तथा अभ्यास दोनों ही आवश्यक हैं। आनंदवर्धन की दृष्टि में काव्य अलोक सामान्य अर्थ की अभिव्यक्ति के कारण विशिष्ट होता है और उस अर्थ का परिस्फुरण प्रतिभा विशेष से संपन्न महाकवि के ही बस की बात है। निम्नलिखित कथन इसी विचार की अभिव्यक्ति करता है। सरस्वती स्वादु तदर्थ वस्तुनि मंदमाना महता कवीनाम आलोक सामान्य भीमन्यति परिस्फुरन्तम प्रतिभा विशेषा। राजशेखर के विचार। प्रतिभा और व्युत्पत्ति के विवेचन के क्रम में राजशेखर के मत का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया जा चुका है। यहाँ इतना ही संकेत करना आवश्यक है कि राजशेखर प्रतिभा को विशेष महत्व देते हुए व्युत्पत्ति एवं अभ्यास को उसी के अंतर्गत समाविष्ट कर देते हैं। राजशेखर की समन्वयात्मक दृष्टि काव्य मीमांसा के 10वें अध्याय में देखने को मिलती है, जहाँ वे 8 काव्य माताओं का उल्लेख करते हैं। स्वाध्यायम प्रतिभाभ्यासो भक्ति विदुर भक्तिर्विद्वाकथा बहुश्रुतता स्मृतिदाढ्यम मणिवेदश्च मतरो अष्टो कवित्वस्य। अर्थात कवित्व की 8 माताएं हैं। स्वास्थ्य, प्रतिभा, अभ्यास, भक्ति, विद्वत, कथा, बहुश्रुतता, स्मृति, दृढ़ता और अनुराग अथवा अनिर्वेद। आचार्य मम्मट की सम्मति। आचार्य मम्मट ने काव्य के 3 हेतु बतलाए हैं: शक्ति, लोकशास्त्र एवं कामादि के अवेक्षण, अवलोकन, अनुभव आदि। प्रस्तुत निपुणता। मम्मट का उक्त कथन इस प्रकार है:
शक्ति, निपुणता, लोकशास्त्र, काव्य वेक्षाक्षणात् काव्य ज्ञान शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तुद्भवे भवे। इस संक्षिप्त कथन में मम्मटाचार्य ने वामन द्वारा कथित लोक विद्या एवं प्रकीर्ण शीर्षकों के अंतर्गत संकेतित सभी बातों के साथ साथ प्रतिभा तथा अन्य सभी हेतुओं का उल्लेख कर दिया है। शक्ति को प्रतिभा का ही पर्यायवाची है जो संस्कार रूप में कवि के भीतर विद्यमान रहती है। शक्ति ही काव्य का मूल कारण है। लोक और शास्त्र के अंतर्गत यथावर जंगम संपूर्ण विश्व तथा उसके वाङ्मय का ज्ञान एवं अनुभव समाहित है। काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास को काव्य का हेतु बतलाकर आचार्य मम्मट ने गुरुपदेश तथा सतत अभ्यास द्वारा उपलब्ध काव्य के कलापक्ष से समन्वित अपेक्षाओं की ओर संकेत किया है। पंडित राज जगन्नाथ की दृष्टि। पंडित राज जगन्नाथ ने प्रतिभा को ही काव्य का एकमात्र हेतु घोषित किया है। उनके अनुसार काव्य का एकमात्र कारण प्रतिभा है और वह अनेक रूपों में घटित हो सकती है। कवि संस्कार के रूप में मनुष्य के भीतर सहज एवं जन्मजात होती है, कभी महापुरुषों अथवा देवताओं की कृपा से अकस्मात प्रसूत होती है और कभी निरंतर व्युत्पत्ति एवं अभ्यास द्वारा साध्य होती है। दृष्टि या अदृष्टि किसी भी रूप में हो, प्रतिभा ही काव्य का एकमात्र कारण है। पंडित राज का कथन इस प्रकार है, तस्य च कारणं कविगता केवला प्रतिभा स च काव्य घटनानुकूल शब्दार्थोपस्थिति। इस विवेचन से स्पष्ट है कि संस्कृत काव्यशास्त्र के आचार्यों ने किसी न किसी रूप में प्रतिभा को काव्य का सबसे महत्वपूर्ण हेतु माना है। फिर भी उनका सुचिंतित दृष्टिकोण यह है कि काव्य प्रतिभा के अंतर्गत व्युत्पत्ति एवं अभ्यास का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। आचार्य आनंदवर्धन हो या पंडित राज जगन्नाथ, सभी जब काव्य प्रतिभा को रेखांकित करते हैं तो उनके साथ ही काव्य के व्यक्त स्वरूप पर भी पूरा ध्यान रखते हैं। उनके अनुसार काव्य का व्यक्त शरीर तो शब्दार्थमय ही होता है और शब्दार्थ का काव्यत्व व्युत्पत्ति एवं अभ्यास द्वारा सुनिश्चित होता है। जैसा देखा गया है, अनेक आचार्यों ने प्रतिभा का महत्व स्वीकार करते हुए भी व्युत्पत्ति एवं अभ्यास को समान रूप से आवश्यक माना है। ऐसा मानने का कारण यह नहीं है कि वे प्रतिभा को कम महत्वपूर्ण समझते हैं, बल्कि कारण यह है कि सामान्यतः गौण माने गए व्युत्पत्ति और अभ्यास को वे महत्वपूर्ण रीति से रेखांकित करना चाहते हैं। वस्तुतः प्रतिभा, व्युत्पत्ति एवं अभ्यास तीनों हेतु एक दूसरे से आंतरिक रूप में संबंध हैं। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।